नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं की जो हमारी भास्वती चल रही है केंद्रिक, उसी का हम अगला पाठ आपके लिए चल रहा था जो मातुराज्ञा गरियसी। उसका पहला भाग, दूसरा भाग हम लोगों ने पूरा किया। अब तीसरा भाग लेकर के अनुवाद भाग 3 आए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और हमारे साथ बने रहिएगा। देखिएगा स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक भास्वती द्वितीय भाग हमारा चल रहा है मातुराज्ञा गरियसी अनुवाद भाग 3। उसी में हम आगे चलेंगे। देखिए हमारा कहां तक पहुंच गया था, पैराग्राफ दूसरा हम लोगों ने पूरा कर लिया था और वहां पर बताया गया था कि जिसके अंतिम श्लोक में राम कंचुकी से कहते हैं, क्या कहते हैं, मातुराज्ञा गरियसी। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मातुराज्ञा गरियसी, माता की आज्ञा क्या महान होती है, सबसे बढ़कर की होती है। आप लोगों ने एक और बहुत सूक्ति सुनी होगी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, अर्थात जननी जो हमारी जन्मभूमि होती है वह माता हमारी स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। तो यहाँ पर भी माता की आज्ञा बढ़कर, बहुत बढ़कर के होती है, सम्मान पूर्वक होती है, यहाँ बतलाया गया है। जो यहां वर्णन चल रहा है वो भी मैं आपको बता दूं, महाकवि भास के 13 नाटकों में से एक प्रतिमा नामक नाटक, प्रतिमा नाटकम, उसी नाटक से यह हमारा पाठ लिया गया है। उसके तो प्रतिमा नाटक में से जो ये पाठ लिया गया है उसमें बहुत सारी चीजें राम के बारे में वर्णित की गई हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी वही वनगमन की बात चल रही थी। वनगमन में कंचुकीय पहले आकर के संदेश देता है कि ऐसी बात हो गई है राम जी। तब राम उन्हें समझाते हैं कि ऐसी माता कैकेयी को किस चीज की आवश्यकता हो गई है कि जिसका पति इंद्र के समान पराक्रमी हो और मुझ जैसा पुत्र हो, उसे फिर किस चीज की फल की इच्छा, वो ऐसा कार्य नहीं कर सकती है। यहां तक का पैराग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसी क्रम में हम आगे चलेंगे। तीसरा पैराग्राफ क्या कहता है, कंचुकी है। तब कंचुकी कहता है, जब राम ने ये कह दिया, राम ने ये कहा कि जिसका पति इंद्र के समान पराक्रम हो और मुझ जैसा राम जैसा बेटा हो, तो ऐसी माता को तो किसी प्रकार की जरूरत ही नहीं है। तब कंचुकी कहता है कि कुमार, संबोधन है, याद रखिएगा, कुमार शब्द राम के लिए आया है। किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। अर्थात आपसे प्रश्न भी बनेगा कि ये कुमार शब्द किसके लिए आया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो भी आप याद रखिएगा कि राम के लिए आया है। और राम शब्द जो हमारा है कुमार, क्योंकि वो राजा के पुत्र हैं, राजा का लड़का है राम, इसीलिए वो भी एक तरह से राज्य के अधिकारी हैं, तो उनको कुमार शब्द से संबोधित किया कंचुकी ने। कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धेषु स्वमार्जवम उपनिपेक्षेप तुम तस्या एव खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृत्ता। अब देखें, अलम उपहतासु स्त्री बुद्धेषु, अर्थात वो ये कह रहे हैं कि क्षीण बुद्धि वाली स्त्रियों के स्वमार्जनम, अर्थात सरलता के गुणगान मत करो। जो क्षीण बुद्धि वाली स्त्रियां होती हैं उनके उन वचनों को, उनके उन बुद्धि का, उनके गुणों का ज्यादा गुणगान मत करो, सरलता पूर्वक मत मानो। कंचुकी कह रहे हैं तस्य एव खलु, उन्हीं के द्वारा, खलु दुष्ट के लिए भी प्रयोग होता है, उन्हीं के द्वारा इस खलु बुद्धि का प्रयोग करके, वचनों का प्रयोग करके, भवद अभिषेक, भवत माने आपका, भवतः भवत, भवत माने आपका या तुम्हारा, अभिषेक निर्वृत्ता, अर्थात अभिषेक को रोक दिया गया है। क्षीण बुद्धि वाली स्त्रियों की सरलता पर ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, उनकी ज्यादा पक्षपाती करने की जरूरत नहीं है। आप उनके बारे में, जैसे आपने कहा कि ठीक है हमारी माता को क्या जरूरत थी, तो उनकी ज्यादा पक्षपात लेने की जरूरत नहीं है। उन्हीं के द्वारा, तस्या यहाँ स्त्रीवाची लगा हुआ है, अर्थात कैकेयी के लिए कहा गया है, तो तस्या, उसी के द्वारा एक खली वचन, ऐसे वचनों को बोल करके आपका अभिषेक क्या करवा दिया गया है, रुकवा दिया गया है। तो राम जी क्या कहते हैं, अब राम सुने, रामः आर्य गुणः खलवत्र खलु अत्र गुणाः, आर्य, तो उन्होंने कहा कि आर्य खलु अत्र माने यहां भी कोई क्या होगा, गुण होगा, कोई लाभप्रद गुण होगा, तब तो उन्होंने अभिषेक को रोका है। यहां भी कोई ना कोई लाभप्रद बात होगी और निश्चित है कि कोई अच्छा गुण यहां प्राप्त होने वाला है, इसीलिए माता ने क्या किया है, अब मेरे अभिषेक को रोक दिया है। बात करते हैं आगे, कंचुकीय क्या कहते हैं, कांचुकीय कथा में वो कैसे, जरा हमें बताएं तो कैसे,
कैसे यहाँ पर कोई ना कोई विशेष गुण प्राप्त होने वाला है, तुम्हारा अभिषेक रुक गया है, तो आप इतनी अगर सरलता पूर्वक अपनी माता का पक्षपात कर रहे हो, पक्ष ले रहे हो, तो यहाँ कैसे बताएं जरा। तो राम कहते हैं श्रूयताम, सुनो, राम कहते हैं श्रूयताम, सुनो, वन गमन निवृत्ति पार्थिव सेवतावत् मम पितृपर्वता बालभावशैव नवनृपतिर्विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम् अथ च न परिभोगैर्वंचिता भ्रातरो में। क्या बात उन्होंने कह दी है। अगर आप इन शब्दों को समझ पाएंगे तो बहुत सारी बात उन्होंने ऐसी यहां पर कह दी है कि वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावत् मम पितृपरिवृत्ता बाल भावाशयैव नवनृपतिर्विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम् अथ च न परिभोगैर्वंचिता भ्रातरो में। ध्यान देना, उन्होंने कहा कि वन गमन निवृत्ति, वन गमन निवृत्ति अर्थात मेरे पिता को, मेरे तावत पितृपरिवृत्ता अर्थात मेरे पिता के बन जाने को रोककर, पिता के बन जाने को रोककर, अर्थात कि जब एक पुत्र राज्य का अधिकारी बन जाता है, राज्यपाट संभाल लेता है, राज्याभिषेक हो जाता है, तो एक पिता क्या करता है, संन्यास धारण करके वन को गमन कर लेता है। इसीलिए माता ने राज्याभिषेक मेरा रोक करके पिता को बन जाने से रोक लिया है। यहां पर भी कोई ना कोई बोले अच्छा गुण हुआ है। क्या गुण हुआ है? बोले पिता का बन जाना रुक गया है। अगर मैं राजा बन जाता तो पिता इस चीज से मुक्त हो जाते, और पिता इस चीज से मुक्त हो जाते तो वो वन को चले जाते। तो ये अच्छा गुण हो गया है यहां। तो उन्होंने कहा कि पिता का वन जाना रुक गया है। अब वो कह रहे हैं बाल भावाशयैव, और क्या बोले, जो मैं चाहता था कि मैं पिता की साये में रहूं, तो ये भी हो गया है कि मैं पिता के साये में रहूंगा, उनके नीचे रहूंगा, पिता की साया में रहूंगा। नहीं तो मैं राजा बन जाता अगर, तो मेरा अधिकार हो जाता। अब मैं पिता के साये में रहूंगा, पिता की छत्र छाया में रहूंगा। और नवनृपतिर्विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम्, और प्रजा को नवनृपतिर, नया नृपति माने राजा, नया राजा मिलेगा, विमर्श नास्ति, और उससे कोई उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। प्रजा को नया राजा मिल जाएगा। अथ च न परिभोगैर वंचिता भ्रातरो में, और मैं माने मेरे, भ्रातरों माने भाइयों को, और वंचिता माने वंचित नहीं रहेंगे। कैसे? परिभोगैर मतलब जो राजपाट का सुख भोग था, और वो मेरे भाई भी उससे वंचित नहीं रहेंगे। इसमें भी तो कोई बहुत अच्छा गुण है ना। बोले आर्य, इसमें भी बहुत अच्छा गुण है। सुन लिया। अब देखें आगे, अब देख लें थोड़ा सा इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुमार संबंध, यहां संबोधन लगा हुआ है। फिर लिखा है अलम उपहतासु, ठीक, स्त्री बुद्धेसु, यहां सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, और एक सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक। स्वमार्जवम उपनिपेक्षितुम, यहां तुमुन प्रत्यय लग गया है, तुमुन प्रत्यय लग गया है। तस्याह, यहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, यहां निपेक्षित तुमुन प्रत्यय लगा है, और यहां लगा है षष्ठी विभक्ति, ठीक। एव खलु वचनात् में पंचमी विभक्ति लग गई है। भवदभिषेकः, यहां विसर्ग संधि लगी है। क्या लगी है? भवदभिषेकः निवृत्तः, अभिषेकः हो जाएगा, अभिषेको लिखा है ना, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। अब यहाँ आर्य कंचुकी के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर भी क्या है? संबोधन लगा हुआ है। गुणा में प्रथमा का बहुवचन लगा है, और खलु धन अत्र, यहाँ यड़ संधि हो गई है। खलु प्लस अत्र खलवत्र, यहाँ यण संधि हो गई है, ठीक। फिर कंचुकी कथमिव, ठीक, कथम अलग हो जाएगा, युव अलग हो जाएगा, कथमिव बन जाएगा। राम श्रूयताम बना हुआ है,
सुनो, तो सुनो, तो मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है श्रूयताम। ठीक। वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्य एव, तो पार्थिवस्यैव वृद्धि संधि हो गई। तावन मम, तावत मन यहां व्यंजन संधि। पितृपरिवृत्ता बाल भाव स एव नव नृपतिर विमर्शे, सप्तमी का एक वचन लगा है। नास्ति दीर्घ संधि लग गई है। प्रजानाम, प्रजानाम षष्ठी विभक्ति लग गई है। अथ च न परिभोगैहि, भोगैहि यहां तृतीया का बहुवचन लगा है। भोगैहि विसर्ग था, विसर्ग के स्थान पर रा हो गया, तो विसर्ग संधि भी हो गई है और तृतीया का भोगैहि में रामैहि भोगैहि बन गया। वंचिता भ्रातरो में, भ्रातरः में वैकल्पिक रूप है, याद रखिएगा अस्मद का। अब यहां पर यह व्याकरणात्मक, यहां छोटे रूप में मैंने बताया है, केवल सूक्ष्म रूप में याद रखिएगा। छोटे रूप में कैसे कि इसकी बहुत सारी संधियां हैं, तो वो आपको मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक, चलें आगे देखते हैं। अन्वय देखेंगे, जो श्लोक नीचे लिखा हुआ था व्यवस्थित क्रम अन्वय क्या कह रहा है, अन्वय को देखें। तावत पार्थिव वन गमन निवृत्ति एव मम पितृपर्वतः सह बाल भावः एव नव नृपतिर विमर्शे प्रजानाम शंका नास्ति। अथो च मे भ्रातरः परिभोगैः न वंचिता। ठीक, ये वही है। तावत पार्थिव वन गमन, वन गमन मतलब पिता को वन गमन से, तब वहां पार्थिव, हे पार्थिव मेरे पिता का वन जाना क्या हो गया है, रुक गया है। निवृत्ति माने रुक गया है। एवं मम पितृपरिवर्तः बाल भावा, मैं उनकी छत्र छाया में रहूंगा। नव नृपति, नए राजा के उसमें आने से प्रजा को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। चा में भ्रातरा परिभोग न वंचिता, और मेरे भाई लोग भी इस चीज से वंचित नहीं रहेंगे। ठीक, चले आगे देखें। अन्वय के बाद हमारे शब्दार्थ रहेंगे संस्कृत से हिंदी में। देखें जरा शब्दार्थ में देखेंगे। उपहतासु स्त्री बुद्धेषु, छेड़ स्त्री बुद्धियों में, मतलब बुद्धि वाली छेड़ स्त्रियों में होती है कम बुद्धि, जिसे बोलती है कम बुद्धि वाली स्त्रियों में। आर्जमम माने सरलता सीधापन, आर्जमम माने सरलता या सीधापन। उपनिपेक्षित माने रखना, तुम सरलता और सीधापन रखना छेड़ बुद्धि वाली स्त्रियों में, जो सरलता आप रख रहे हो वो सब बंद करो। वन गमन निवृत्ति, वन गमन निवृत्ति वन जाने से रुकना। पितृपर्वत्ता, पिता की अधीनता पिता के साये में, पिता के साये में, और पिता की अधीनता। बाल भावः बचपन, बाल भावः बचपन। परिभोगैः उपभोगों में, परिभोगैः उपभोगों में। आगे देखें उपभोगों से, उपभोगों से। प्रसंग की बात करें, प्रसंग क्या है। प्रस्तुत नाट्यांश में कांचुकीय, प्रस्तुत नाट्यांश में कांचुकीय राम के पास आते हैं तथा उनके राज्याभिषेक के रोक दिए जाने का संदेश देते हैं। प्रस्तुत नाटक के अंश में कंचुकी आते हैं और क्या करते हैं, राम के पास आते ही उनको उनके राज्याभिषेक के रोक दिए जाने का संदेश देते हैं। राम को कैकेयी के मंतव्य के विषय में भी बताते हैं, राम को कैकेयी के मंतव्य के विषय में भी क्या करते हैं, बतला देते हैं कि कैकेयी का क्या मंतव्य है, कैकेयी की क्या रणनीति है, इसके बारे में भी वो राम को क्या कर देते हैं, बतला देते हैं। आगे देखेंगे सरलार्थ, थोड़ा सा सरल अब अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ क्या है। कंचुकी कहते हैं कि हे कुमार, हे राम, छेड़ स्त्री बुद्धियों में अपनी सरलता रखना बंद करो। जो आपके अंदर, आप स्त्रियों के अंदर जो ये सरलता सीधापन रख रहे हो उसको बंद करो। उसी के वचनों से आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उसी स्त्री की वजह से आपका राज्याभिषेक क्या कर दिया, रोक दिया है। तब राम कहते हैं आर्य, निश्चित से यहां भी कोई क्या है, निश्चित गुण होगा, निश्चित से यहां कोई ना कोई गुण होगा। कांचुकीय कहते हैं कैसे गुण होगा, राम कहते हैं सुनिए कैसे गुण होगा। तो पिता का वन जाना रुक गया है, पिता का वन जाना रुक गया है, अर्थात पिता पुत्र के राज्याभिषेक के बाद राजा संन्यास लेकर के वन चले जाते हैं, ये रुक गया है। और बोले पिता के साये में मेरा बचपन भी वैसा ही रह गया है। अब क्या है, मैं पहले भी बचपन की जैसे पिता के साये में रहता था, अब मैं वैसे ही रहूंगा। और नए राजा के विषय में प्रजा को कोई शंका नहीं होगी कि नया राजा कैसा है, और मेरे भाई भी उपभोगों से वंचित नहीं
हुए हैं। उनको जो ज़रूरत थी वो चीज़ उनको मिल गई है और मुझे पिता की छत्र छाया चाहिए थी, वो मिल गई है। अब मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ कोई बुरा गुण हुआ है। तो उन्होंने सुना दिया। जब सुना दिया तो बोले चलो आगे देखते हैं अब क्या सुना दिया है। ठीक है, देखें ये संधि आ गई है, कुछ हमारे इस पैराग्राफ से जरूर देखें। अब इसके आगे की कथा आगे वाले भाग में आएगी, लेकिन अब ये इससे बनने वाली जो हमारी संधियां हैं वो हैं, उनको देखना पड़ेगा। लिखा हुआ है पार्थिवस्यैव, पार्थिवस्य प्लस एव। क्या लिखा हुआ है? पार्थिवस्य, पार्थिवस्य प्लस एव लिखा है। तो यहां पर बनेगी हमारी वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि रहेगी। और वृद्धि संधि का सूत्र रहेगा वृद्धिरादैच। क्या रहेगा? वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच रहेगा। अब वृद्धिरादैच सूत्र क्या कहता है? देखें कि अगर पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद ए या आई हो तो क्या बनता है? आई बनता है। पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद अगर ओ या औ आ जाए तो क्या बनता है? औ बन जाता है, औ बन जाता है। ठीक, अब ये दो चीज़ें यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब ये जब इतनी चीज़ें हो गई तो यहाँ पर देख लेंगे कि पहले पद में यहाँ आ है और यहाँ ए है। हो गया कि नहीं हो गया? तो आ और ए के बाद तो यहाँ क्या बनेगा? आई बन जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ आई बन जाएगा। आई की मात्रा लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? अब जब आई लग जाएगी तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आई लग गई। अब यहां से निकालेंगे इसमें से पार्थिव, पार्थिवस्य। क्या बन गया? पार्थिवस्य प्लस आई प्लस वा। यहां से आ निकल गया, यहां से ए निकल गया तो यहां आधा पड़ गया, इसकी मात्रा 2 लग जाएंगी इस पर, तो ये बनेगा पार्थिव वस्य और वह जुड़ जाएगा पार्थिवस्यैव। बन गया कि नहीं बन गया? तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। सूत्र होगा वृद्धिरादैच। सीधी सीधी बात। चलें आगे देखेंगे। अगला हमारा सूत्र है नास्ति। अगली हमारा शब्द है नास्ति। ना प्लस अस्ति। क्या होगा? ना प्लस अस्ति। ना प्लस अस्ति क्या कहता है? पहले पद में आ और दूसरे पद में आ। अब ये आ का नियम किसका है? तो दीर्घ संधि का है। किसका है? दीर्घ संधि का। अब दीर्घ संधि का जब नियम है इसमें, तो दीर्घ संधि का नियम में सूत्र रहेगा अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। तो अकह सवर्णे दीर्घ क्या कहता है? छोटा आ या बड़ा आ पहले पद में हो, फिर उसके बाद दूसरे पद में भी छोटा आ या बड़ा आ हो, तो दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? बड़ा आ बना लेते हैं। छोटी ई या बड़ी ई हो प्लस छोटी ई या बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर के बड़ी ई बना लेते हैं। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि का नियम है। ऐसे ही ऊ में आ जाएगा। देखो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है, बना हो जाता। ठीक, तो यहां पर देखें ना में से आ निकाल लिया तो यहां देखो ना हमारा आधा हो जाएगा। इस अस्थि में से आ निकाल लिया तो यहां आधा सा और ती बचेगा। अब ये दोनों देखो ये बन गए हैं, तो इन दोनों की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ का ना उठाया, ये ना आ गया प्लस बड़ा आ जाएगा और आधा सा और ता आ जाएगा। ना को इसमें मिलाएंगे तो ना अस्ति। क्या हो गया? नास्ति। बन गया कि नहीं बन गया? नास्ति बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दीर्घ संधि हो गया। दीर्घ संधि में सूत्र लग जाएगा अकह सवर्णे दीर्घ। तो यह बन गया साधारण सी बात। अब बात करते हैं कि और क्या बनेगा, तो और देखते हैं। यह दीर्घ संधि के आधार पर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद दिया है परिभोगैर वंचिता। परिभोगै वंचिता। देखें, परिभोगै, परिभोगै प्लस वंचिता। परिभोगै ही वंचिता आ गया। तो अब यहां विसर्ग के स्थान पर कौन सी संधि लग जाएगी? विसर्ग संधि लग जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर हमारा र हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक, अब देखें परिभोगै
भोगई ही प्लस रा, ये हो गया है वंचिता। इतना हो गया। अब रा ऊर्ध्वगमन हो जाएगा क्योंकि पीछे स्वर नहीं है, स्वर होता तो मिल जाता। तो देखें परि भोगई, ऐसे हो जाएगा वंचिता, वंचिता परिभोगैर वंचिता। ठीक, तो यहां पर विसर्ग संधि। अब अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी रूप लगा हुआ है, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, रामई ही भोगई ही बन जाएगा। चलें आगे देखेंगे। अगला हमारा होगा भ्रातरो में। भ्रातरो में तो भ्रातरः प्लस में, यहां पर भी हमारा क्या बन गया, उत्त संधि भ्रातरः प्लस में, भ्रातरः प्लस में हो गया। तो यहां उत्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, विसर्ग, विसर्ग के अंतर्गत उत्त संधि। उत्त संधि होगी भ्रातरः उ प्लस में। ठीक, आ और उ मिलकर के ओ बनाएगा, क्या बनाएगा, ओ, भ्रातरो प्लस में। ठीक, सीधा सीधा भ्रातरो में, तो विसर्ग संधि के अंतर्गत उ बन जाएगा, ओ बन गया भ्रातरो में। अब बात करें हम कि अलम उपहताशु, तो अलम अलग हो जाएगा, उपहताशु अलग हो जाएगा, व्यंजन संधि का योग हो जाएगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। इसमें कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये दोनों पद जुड़ जाएंगे। फिर लिखा है स्वमार्जवम उपनिपेक्षितुम, स्व म आर्जवम उपनिक्षेप्तुम, तो ये भी सीधा सीधा जुड़ जाएगा। स्वम प्लस आर्जवम, आर्जवम प्लस निक्षेप्तुम, निक्षेप्तुम। आ इसमें मिला देंगे तो स्वमा, स्वमा जवम, मा हो गया। आ और उ इसमें मिल जाएगा, पा नी क्षेप्तुम, क्षेप्तुम, ये हो गया। देखिए यहां व्यंजन संधि बनेगी। व्यंजन संधि के बाद खलवत्र लिखा हुआ है, खलवत्र, खलु प्लस अत्र, क्या लिखा है, खलु प्लस अस्त्र। तो यहां देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखें खलु प्लस अत्र, खलु प्लस अत्र। अब यहां बन जाएगी हमारी यण संधि। कौन सी संधि रहेगी, यण संधि। यण संधि रहेगी, सूत्र रहेगा एको यणचि। कौन सा, एको यणचि हो गया। अब एको यणचि का सूत्र कहता है कि ई उ ऋषि और लिरी, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला, ये हो गया। अब बात करें हम तो यहां ख ला, ला में से उ को निकाल लिया अलग और अत्र रहेगा। उ के स्थान पर क्या होगा, देखो वाह, उ के स्थान पर या होगा तो खल वाह हो गया प्लस अत्र। इतना समझ में आ गया। चलिए इतना अगर समझ में आ गया तो अब देखें, अगर ये लिखा हुआ है आधा ला तो ऐसे लिख दो और ऐसे कर दो तो कोई दिक्कत है क्या, आ आएगा तो ये आधा है तो ये आ जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा और त्रिशूल अपना जुड़ जाएगा। खलवत्र बन गया, बना कि नहीं बना खलवत्र। तो यहां कौन सी संधि, एको यणचि का सूत्र लग जाएगा, यण संधि हो जाएगी, खलवत्र बन जाएगा। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे पद ऐसे होते हैं कि जिनमें से हमें ये विचार करना होता है, वो नहीं बोलते हैं, चिल्लाता थोड़ी है कि इसमें कौन सी संधि कौन सी संधि, लेकिन इस सब जगह हमें ये पता लगाना होता है कि नियम संधि के आधार पर कि इसमें कौन सी संधि होगी। बात करें इसमें तो इसमें हमारी हो गई है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आपको एक साथ लिखे दे रहा है जिससे आप क्या कर लो कि इनको लिख सको या स्क्रीनशॉट मार लो। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, इसमें दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, अरे यहां सूत्र लिखना है, वृद्धि रादैच, यहां रहेगा अकः शवर्णे दीर्घा, अकः शवर्णे दीर्घा। ठीक,
यहां हमारा होगा विसर्ग संधि, विसर्ग, विसर्ग संधि रलोप, ठीक है ना, र होगा रलोप, ठीक। यहां होगा हमारा उत्त संधि, विसर्ग के अंतर्गत, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा हमारा उत्त संधि। कौन सी? उत्त संधि, ठीक। अलम उपहतासु, यहाँ व्यंजन है, यह हल संधि, हल संधि, और यहाँ पर भी हमारी हल संधि, हल संधि रहेगी, ठीक। खलवत्र में यहाँ यण संधि रहेगी, यण संधि, यण संधि रहेगी, और यहाँ यण संधि का सूत्र रहेगा इको यणचि, इको यणचि, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलें आगे देखेंगे। अगला हमारा रहेगा पद परिचय। क्या रहेगा हमारा? पद परिचय। पद परिचय में क्या है जरूर देख लें। पद परिचय क्या कह रहा है? पद परिचय का मतलब होता है शब्द रूपों से आधारित। देखिए यहां जो पद परिचय देना है वो शब्द रूपों से आधारित। इसमें आपको शब्द रूपों में देना पड़ेगा क्या, कौन सी विभक्ति का है, कौन सा वचन है, बस इतना देना पड़ेगा। कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, मूल शब्द किससे बना है, बस इतनी चीज। सबसे पहले लिखा हुआ है वचनात्, तो इसमें पंचमी विभक्ति है। रामात् वैसी वचनात्, ठीक। तो मूल शब्द क्या है? वचन दिया हुआ है। वचन शब्द से, जैसे राम शब्द से रामात् बनता है, वैसे ही वचन शब्द से वचनात् बन गया, वचनात् बन गया, ठीक। तो वचन मूल शब्द हो गया, पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप हो गया। साधारण परिचय। बोले पद परिचय क्या होता है, पद परिचय क्या होता है? अरे कोई कठिन नहीं होता। पार्थिवस्य, पार्थिव राम के समान बिल्कुल शब्द है। पार्थिव राम, राम मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा। जैसे रामस्य वैसे पार्थिवस्य, रामस्य पार्थिवस्य, वचनस्य पार्थिवस्य, ये भी हो गया, ये बिल्कुल एक वचन का रूप हो गया। फिर लिखा है परिभोगैः, परिभोग शब्द है राम के समान तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। जैसे रामैः परिभोगैः, वचनैः परिभोगैः, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ आगे देखें। प्रजानाम, प्रजा शब्द रहेगा, शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा। प्रजानाम, प्रजानाम कैसे? जैसे हमारा प्रजायाः, प्रजायोः और प्रजायाम, ठीक है ना। प्रजा रमायाम बनेगा, रमायाम। तो वैसे ही बनेगा हमारा क्या है यहाँ पर, रमायाम प्रजायाम, ठीक। तो षष्ठी विभक्ति के रामाणाम प्रजानाम बन जाएगा साधारण। और भ्रातरः, भ्रातृ शब्द से शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, जैसे पितृ शब्द का रूप चलेगा वैसे ही भ्रातृ के रूप चलेंगे, ठीक है। तो भ्रातरः बन गया, ठीक। तो भ्रातरः से जैसे वहां बनेगा पितरः, मातरः, वैसे बन जाएगा हमारा क्या, भ्रातरः। बन गया कि नहीं बन गया? भ्रातरः बहुवचनांत पद हो जाएगा, ठीक। चलें इसमें ये पद परिचय हमारा रहा किससे? शब्द रूपों से। अब बात करते हैं हम शब्द रूपों के बाद आगे हमारा धातु रूप से परिचित होगा। धातु रूप का देखें पद परिचय, देखें जरा, ये रहेगा हमारा धातु रूप। अस्थि दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया है? अस्थि। अब अस्थि शब्द है हमारा, तो इसमें धातु कौन सी है, ये कौन से लकार का है, कौन सा वचन है, ये सारी चीजें इसमें देखनी होती है। यही इसका परिचय है। अर्थात परिचय आप लोग इंट्रोडक्शन, आपसे पूछा जाए आप अपना पूरा परिचय दीजिए, कैसे देंगे? आप बता दें मेरा नाम ये, आपको परिचय अगर पूरा इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाए, सबसे पहले अपना नाम, माता, अपने पिता का नाम, माता का नाम, इसके बाद आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, किस ग्राम से, ठीक। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी तहसील क्या है, आपका थाना क्या है, ये सारा चीज़ आपका क्या है, ये परिचय है, पूरा परिचय। आप कहाँ से, कहाँ से क्या आपने अध्ययन किया है, आपकी ये शिक्षा कहाँ की है, ठीक है ना, किस बोर्ड से आपने शिक्षा पूरी की है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, ये पूरा परिचय होता है। अगर पूरे परिचय की बात करें तो इंट्रोडक्शन। अर्थात ये देखिए अस्थि बना हुआ है, अस धातु है, ये मूल कहाँ है, धातु पर है, तो अस धातु है। लट लकार की बात करें तो ये वर्तमान काल में बनता है। कहाँ बनता है? वर्तमान काल। और वर्तमान काल लट लकार में होता है,
वर्तमान काल। ठीक, वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, अस्ति स्तः सन्ति। ठीक है ना, अस धातु से अस्ति स्तः सन्ति ऐसे बनेगा। ठीक, अस्ति स्तः सन्ति एक वचन हो गया, प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बनेगा कि नहीं बनेगा? ज्यादा नहीं ना, तो सीधा सीधा अस्ति स्तः सन्ति बन गया। तो इस प्रकार से धातु का परिचय होता है। अब कौन सा लकार है? बोले लट लकार है, वर्तमान काल है और प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अस्ति स्तः सन्ति। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पद परिचय ये धातु का था। धातु के बाद अब आया हमारा क्या? समास। समास के बाद देखिए सम सनम समासः। समास की परिभाषा ही होती है कि सम सनम समासः, दो पदों को आपस में एक साथ मिलाना समास कहलाता है। आस माने बैठालना, आस धातु बैठने के अध्यास्ते बनता है ना, अधि उपसर्ग के साथ में आस धातु बैठने के अर्थ में। तो यहां पर समान रूप से व्यवस्थित क्रम में दो पदों को बैठालना समास कहलाता, सम सनम समासः, ये परिभाषा है। ठीक, तो यहां समास हमारे व्याकरण शास्त्र के आधार पर माने जाए। लघु सिद्धांत कहती है कि समासाश्च पंचधा, समास 5 होते हैं। ठीक, लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर अगर बात करते हैं तो समास हम लोग 6 पढ़ते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। लेकिन संस्कृत वाले विद्यार्थियों तो आपको 5 भी जानना है। सिद्धांत कौमुदी में तो 4 ही बतलाए हैं पहले से, फिर इसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी में देखा तो उसमें 5 है, समासाश्च पंचधा दिया हुआ है, समास प्रकरणम में आप देखेंगे। ठीक, तो 5 केवल समास है ना, एक केवल समास है। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, फिर इसके बाद तत्पुरुष समास, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा कर्मधारय और बहुब्रीहि और कर्म, फिर इसके द्वंद्व और बहुब्रीहि। कर्मधारय और द्विगु समास तो है ही नहीं ना, तत्पुरुष के भेद हैं दोनों। ठीक, तो 6, लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर 6 समासों को देखा है। चलिए सबसे पहले देखेंगे स्त्री बुद्धिसु। क्या लिखा है? स्त्री बुद्धिसु। बुद्धिसु सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, तो यहां परेशान नहीं होना है। लेकिन स्त्रीणाम बुद्धिसु सप्तमी षष्ठी तत्पुरुष, जो इसका देखिए कोई भी पद है अगर इस प्रकार से स्त्रियों की बुद्धि अर्थ निकालेंगे, स्त्री की बुद्धि या स्त्रियों की बुद्धि, बहुवचन पद लगा है तो स्त्रियों की बुद्धि होगी, तो षष्ठी की का अर्थ निकल रहा है कारक चिन्ह के आधार पर। तो कारक चिन्ह का के की है षष्ठी विभक्ति का, तो स्त्री में लगा दिया षष्ठी विभक्ति बहुवचन। रामाणाम स्त्रीणाम, स्त्रीणाम बुद्धिसु षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार से विग्रह होता है समास का। भवद अभिषेकः, तो भवतः अभिषेको हो षष्ठी तत्पुरुष, इसमें भी भवता में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। भवतः अभिषेको हो और बन गया है हमारा भवती के रूप चल रहे हैं, भवती के। ठीक, भवत के रूप चलेंगे तो भवतः बनेगा षष्ठी एक वचन में। ठीक, अब यहां लिखा है वन गमन निवृत्ति, तो वन गमनात् निवृत्ति, वन गमन से मुक्ति मिल गई, वन गमन से निवृत्त हो गए हैं, पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी बनेगा कि नहीं बनेगा? पितृपरवृत्ता, पितुः परवत्तः षष्ठी तत्पुरुष। पितुः कहां बनेगा? पिता पितरम पितरा पितृ, पितुः पितरी हे पिता, तो षष्ठी विभक्ति में यहां पर भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब लिखा है बाल भावः। क्या लिखा? बाल भावः, बालस्य भावः षष्ठी तत्पुरुष समास। यहां पर भी षष्ठी का एक वचन लगा है, बालस्य भावः। अब बाल जो हमारा बचपन था वो हमारे पिता की शरणों में बीतेगा। फिर लिखा है नव नृपतिर विमर्श। ठीक, तो नव नृपते विमर्श षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। और नव नए राजा की विमर्श, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए षष्ठी षष्ठी पंचमी षष्ठी षष्ठी सब जगह षष्ठी दी हुई है। ठीक, तो इस प्रकार से ये समास हमारे हुए। जब समासों का प्रकरण होगा तो अच्छे से पढ़ाएंगे आपको समास। आगे देखें, आप प्रत्यय की बात करते हैं। क्या लिखा है? प्रत्यय। प्रत्यय में क्या दिया हुआ है? उपनिक्षेप्तुम। क्या दिया है? उपनिक्षेप्तुम। अब उपनिक्षेप्तुम जो दिया हुआ है, उप नि धातु, नि उपसर्ग, छिप धातु, तुमुन प्रत्यय दिया हुआ है। क्या दिया है? उप नि भी उपसर्ग है और उप भी उपसर्ग है, छिप धातु है और छिप तुम में यहां तुमुन प्रत्यय जुड़ने से यहां गुण हो जाएगा। बस इतना याद रख लेना। देखना जरा एक बार, उप प्लस नि
प्लस छिप प्लस तुमुन दिया। तो पहली बात तो ना की संज्ञा होगी हलंत्यम सूत्र से। किससे होगी? हलंत्यम। हलंत्यम से ना की संज्ञा होगी और उ की होगी उपदेशे। उपदेशे अजनुनासिक। उपदेशे अजनुनासिक। ठीक, तो उपदेशे अजनुनासिक इससे उकीत संज्ञा और हलंत्यम से नाकीत संज्ञा और तस्य लोपा से हो जाएगा क्या? लोप। तस्य लोपा से क्या हो जाएगा? लोप। तो शेष क्या बचेगा वो देख लेंगे आप। उप प्लस नी प्लस छिप प्लस तुम, ये रहेगा हमारा शेष। ये रहेगा शेष। लेकिन अब बात करें जब तुमुन प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे तो ये करेगा अपने आप को धातु में होगा क्या? गुण। और गुण होगा आ के बाद ई आए तो गुण हो जाता है ए। तो यह उप नी इसको जोड़ दिया और छिप की जगह हो जाएगा छेप। ठीक है ना, आधा पा हो जाएगा छेप। देखा जरा, छेप। ठीक, और तुम जोड़ेगा ऐसे जुड़ जाएगा छेप तुम। उप नी छेप तुम। उप नी छेप तुम हो गया। उप नी छेप तुम। अब यहां बन गया उप नी छेप तुम, तो सीधा सीधा बन जाएगा हमारा उप नी छेप तुम। कौन सी धातु हो गई? छिप धातु हो गई। तुमन प्रत्यय हो गया और दो उपसर्ग लगे हुए। अगर पूछे कि उप नी छेप तुम में कितने उपसर्ग लगे हैं तो आपको बताने पड़ेंगे कि दो उपसर्ग लगे हैं। प्रत्यय कौन सा है? तो तुमन प्रत्यय है। इसकी मूल प्रकृति क्या है? तो ये हो गई है प्रकृति। ये प्रकृति हो गई है मूल। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, अब बात करें हम आगे। आगे देखेंगे जो इसमें दिया हुआ है हमारा निवृत्ता। क्या दिया है? निवृत्ता। नि उपसर्ग है, वृत्त धातु है, कित हमारा क्या है? प्रत्यय है। देखें, नि प्लस वृत्त प्लस कित, ये हो गया है। काकित संज्ञा लसक्वत। लसक्वत। लसक्वत तद्धिते। लसक्वत तद्धिते से क्या हो जाएगी? काकित संज्ञा। तस्य लोपा आएगा, क्या करेगा? लोप करेगा। तस्य लोपा क्या करेगा? तस्य लोपा आएगा, लोप करेगा। और तस्य लोपा लोप कर देगा तो केवल और केवल क्या शेष रहेगा हमारे पास? वृत्त ता शेष रहेगा। वर्ण सम्मेलन कृते कर दे, क्या बनेगा? वर्ण सम्मेलन कृते निवृत्त। क्या बनेगा? निवृत्त बन गया। और बनाना क्या है? निवृत्ता। अब निवृत्ता बनाना है तो पुल्लिंगवाची में निवृत्ता और स्त्रीवाची में निवृत्ता और नपुंसकलिंग में निवृत्तम नावृत्तम बन जाएगा। इस प्रकार से साधारण बनेंगे। अब बात करें हम आगे तो निवृत्ता, अब लिखा निवृत्ति। क्या लिखा है? निवृत्ति। अभी निवृत्ता आ गया, अब निवृत्ति आ गई। तो यहां देख लें सेम कंडीशन। देखें जरा, यहां पर भी वही रहेगा हमारा। नि उपसर्ग रहेगा, वृत्त धातु रहेगी और इसमें बस प्रत्यय हमारा परिवर्तन कर लेगा। इक्तिन प्रत्यय, उसमें था कित प्रत्यय, इसमें हो जाएगा क्या? इक्तिन प्रत्यय। इक्तिन प्रत्यय होगा तो देख लीजिए क्या हो जाएगा इसमें? काकी संज्ञा लसक्वत तद्धिति। लसक्वत तद्धिति। लसक्वत तद्धिति से ना की संज्ञा हलंत्यम। हलंत्यम से होगी। ठीक है ना, हलंत्यम से हो जाएगी। और तस्य लोपा आएगा तो लोप कर देगा तस्य लोपा। ठीक है ना, तस्य लोपा से लोप। तो क्या बचेगा शेष? ती बचेगा। क्या बचेगा? केवल ती रहेगा और वृत्त हमारी धातु हो जाएगी और ती हमारा शेष हो जाएगा। अब बात करें तो इसमें हमारा वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो क्या बनेगा? नि वृत्ति। निवृत्ति बन गया। विसर्ग लगा दीजिए, निवृत्ति। निवृत्ति बन जाएगा, निवृत्ति। अब बात करें हम वंचिताह। क्या लिखा है? वंचिताह। तो इसमें वंच धातु रहेगी। कौन सी रहेगी? वंचिताह। वंच धातु। वंच धातु रहेगी और कित प्रत्यय रहेगा। क्या रहेगा? कित प्रत्यय। का की संज्ञा
लसक्वत, लसक्वत तद्धिते, क्वत क्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते से का की संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, और हमारा क्या शेष रहेगा, वंच, वंच प्लस ता। ठीक, अब यहां पर बस इतना देखना है कि वंच प्लस ता हो गया, तो यहां तो ई आ गया है ना, तो ई के लिए यहां करना है अपन को क्या, वंच प्लस इडागम, इट का आगम करेंगे और ता जुड़ जाएगा। टा की संज्ञा होगी हलंत्यम, हलंत्यम से टा की संज्ञा हो जाएगी और ता की संज्ञा होकर के ई शेष बचेगा, तो होगा वंच प्लस ई प्लस ता। ई की इसमें क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, तो बनेगा वंची, वंचित, वंचित, और विसर्ग लगा देंगे वंचिता, और यहां वंचितः वंचितौ, वंचितः वंचितौ वंचिताः, वंचिताः। आपने ये लगाओ दिमाग, वंचित वंचितः रामः रामौ रामाः, वंचितः वंचितौ वंचिताः, राम के समान रूप चल गए, पुल्लिंग अकारांत। ठीक, तो ऐसे रूप बन गया हमारा क्या, वंचिताः। बना कि नहीं बना? साधारण तरीके से अगर देखा जाए तो चाहे कोई भी प्रत्यय आ जाए, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कहीं से भी एन के एन प्रकारण अगर आपकी पुस्तक में कहीं से भी आपको लगता है कि ये होना चाहिए, ये अगर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर ये प्रत्यय आते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत लाभकारी है कि इन सारे शब्दों को अगर हम इस प्रकार से हल करते, प्रत्ययों को, समासों को, संधियों को, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक पार्ट से, प्रत्येक शब्दावली से, एक पैराग्राफ से बनने वाली जितनी भी हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, जैसे ये अलग अलग आपको दिए जा रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर अलग अलग करके आपको पढ़ाई जा रही हैं तो ये मान के चलिए कि ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो किताब में हमको बुक में नहीं मिल पाती हैं। ठीक, और बुक में ना मिलने के कारण ही ये सारा आपके लिए झाम झमेला किया जा रहा है। ये जो किया जा रहा है ये सारा कुछ किसके लिए किया है? आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपको विधिवत तरीके से, सिस्टम से, सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिल सके, इसीलिए इन पर इतना क्या है, वर्क किया जा रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा। बाकी प्रत्यय से कोई आपको सवाल आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है कि किसी मूल शब्द में इसकी मूल धातु क्या है, तो धातु बता दी, उसका प्रत्यय क्या है तो प्रत्यय बता दिया, इसमें लगने वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं तो उन्हें उपसर्ग बता दिया, क्या दिक्कत है? अगर नहीं है उपसर्ग तो नहीं बताया। लेकिन बस इतना ध्यान, जैसे इसमें है कि अभी आपको बता, यहाँ जैसे छिप धातु में तुमुन प्रत्यय के योग से गुण होता है, तो गुण हर जगह होगा लगभग। आप देखें जैसे विद धातु से वेद तुम बनता है, विद धातु से वेद तुम बनता है। देखो ये लिखा है विद, विद धातु से तुमुन प्रत्यय लगाओगे, तुमुन प्रत्यय तो बनेगा वेद तुम, वेद तुम, वेद, हाँ वेद तुम बनेगा। क्या बनेगा? वेद तुम, ये बनेगा वेद तुम। तो विद धातु में ई थी तो गुण हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से। और अभी एक क्या है, जैसे पिब, पा धातु है, पा धातु है और पा धातु से बनता है पिब, पिब बनता है, पिबती पिबता पिबंती, आपने देखो हैं। तो अब यहाँ जैसे पिब धातु से तुमुन प्रत्यय जुड़ेंगे पा में, ठीक है ना, तुमुन प्रत्यय, तो यहाँ पेयम बनता है। क्या बनता है? पेयम। तो यहाँ पर भी तो गुण हुआ है कि नहीं हुआ? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि लगभग लगभग तुमुन प्रत्यय की योग में आगे आने वाले स्वर को गुण करता है। ठीक, और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप देखें, अब इससे बनने वाले हमारे जो प्रश्न हैं उनको देख लें थोड़ा सा। ठीक है, ये नाट्यांशम पठित्वा अधोलिखित प्रश्नान उत्तर, उन्होंने कहा नाटक के अंश को पढ़ करके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दो, उत्तर दो। तो एक पद में दो, उन्होंने क्या कहा? एक पद में उत्तर देना है, ज्यादा नहीं देना। कस्याह वचनात् रामस्य अभिषेको निवृत्तः, किसके वचनों से, किसके वचन से राम का अभिषेक रुक गया? कस्याह, अगर थोड़ा सा आप गौर कर लेंगे कि कस्याह यहां लिखा, अगर ये लिखा ना, ऐसे लिखा होता कस्या, ये लिखा होता ना कस्या,
कस्य ऐसे लिखा होता तो पुल्लिंगवाची आ जाता, लेकिन यहाँ ऐसा लिखा है कस्याः, ये स्त्रीवाची लिखा है। तो निश्चित ये मान लीजिए कि ये क्या हो गया हमारा स्त्रीवाची शब्द। जब अर्थ नहीं आता है तो ऐसा लगाना पड़ता है। ठीक, अब अर्थ आ रहा है तो सीधा किसके वचनों से राम का अभिषेक रुक गया। कैसे? कस्याः माने किसके, और वचनात् माने वचनों, वचन से। वचन से क्यों कहा? बोले पंचमी विभक्ति लगी इसलिए से कहा। रामस्य माने राम का, तो षष्ठी विभक्ति लगी तो का के की चिन्ह आ गया। राम का अभिषेक माने अभिषेक, जो उनका राज्य अभिषेक होना था वो अभिषेक। निवृत्ता माने रोक दिया गया। किसके वचन से राम के अभिषेक को रोक दिया गया? तो आप लोगों को अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ आपको पता चल गया है, चल गया है ना। तो यहां पंचमी विभक्ति, यहां षष्ठी विभक्ति, यहां प्रथमा विभक्ति और यहां षष्ठी विभक्ति। चलो तो केकई माता के दर्शन कर लो। केकय्याः, क्या लिखा? केकय्याः। क्यों? यहां पर षष्ठी विभक्ति लगी तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही होगा। क्यों? देखिए केकई के रूप जननी के समान चलेंगे। जैसे यहां कस्याः षष्ठी विभक्ति, रमा के रूप सा तौते, आपने देखा ना सा के रूप, ऐसे सा, ठीक है ना, ये स्त्रीवाची है, ये सह पुल्लिंगवाची है। उसी प्रकार से कस्य, ये पुल्लिंगवाची है, और कस्याः किसका है? षष्ठी विभक्ति का है। चलिए अब बात करें हम, ठीक, तो केकय्याः क्या लिखा है? केकय्याः बन गया। अब केकय्याः जननी जननीं जनन्या जनन्यै केकई केकईं केकय्या केकय्यम् बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जननी जननीं जनन्या जनन्यै केकय्या 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 बनेगा। केकय्याः जनन्याः जनन्या केकय्याः केकय्याः षष्ठी विभक्ति, पंचमी षष्ठी एक समान होता ना, बन गया। इसके बाद आगे देखेंगे, इसका उत्तर समझ में आ गया किसके वचनों से राम के अभिषेक को रोक दिया गया है। अब देखिए पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में क्या देना है? उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य के द्वारा, तृतीय विभक्ति लगी है वाक्येन, तो किस पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। उत्तरत जो लिखा हुआ है ये हमारा लोट लकार किसका बना हुआ है? लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का पद है, उत्तर दो। कुत्र स्वमार्जवम निक्षेप्तुम अलम, कहां तुम स्वयं आर्जवम माने अपने स्वयं की क्या कर रहे हो? निक्षेप्तुम, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि क्या तुम क्षीण बुद्धि वाली स्त्रियों की क्या कर रहे हो? सरलता से, शालीनता से क्या कर रहे हो? अपना रहे हो। किस? कुत्र, ठीक है ना, कहां, कुत्र माने कहां, तो यहां अर्थ हमारा निकल रहा है उपहतासु स्त्री बुद्धिसु स्वमार्जवम उपनिषेक्तुम अलम। उपहतासु, कहां तुम बैठ करके, उसके पास बैठ करके उनकी बातों को सुन करके स्त्री बुद्धियों की, स्त्री बुद्धि में स्वमार्जवम उपनिषेक्तुम अलम। ये किसने, ये वाक्य किसका है? ये वाक्य है कंचुकी का। किसका है? कंचुकी का है कि कहां तुम क्षीण बुद्धि वाली स्त्रियों की बातों में आकर के शालीनता से आना बंद करो, शालीनता से आना क्या करो? बंद करो, और उसी के वचनों के आधार पर तुम्हारे राज्य अभिषेक को रोक दिया गया है। ऐसा प्रश्न बनता है। ठीक, तो कुत्र माने कहां? उपहतासु स्त्री बुद्धिसु, उपहतासु स्त्री बुद्धिसु स्वमार्जवम, स्वमार्जम उप 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 निक्षेप्तुम अलम। आ गया है कि नहीं? अब आगे देखें, ये पूर्ण वाक्य का मतलब है, वहां एक वाक्य में देना था, यहां पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है उसमें प्रश्न भी सम्मिलित रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। पूर्ण वाक्य के बाद निर्देशानुसारेण उत्तरत, निर्देश के अनुसार, जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपको क्या करना है? उत्तर को देना है। निर्देश के अनुसार उत्तर को दीजिए, और कैसा देना है वो देखें। उपहतासु, क्या दिया हुआ है? उपहतासु स्त्री बुद्धिसु, उपहतासु स्त्री बुद्धिसु इत्यत्र विशेष्य पदम किम। उपहतासु में और स्त्री बुद्धिसु में यहाँ पर कौन सा विशेष पद है उसका चयन करना है। विशेष क्या है? स्त्री की बुद्धि या उपहतासु, कौन सा विशेष पद है? विशेषण कौन सा है? तो देख लीजिए, स्त्री बुद्धि ही है, स्त्री बुद्धि विशेष है, और विशेषण उपहतासु, ठीक है ना, क्षीण बुद्धि वाली। अब बात कर रहे हैं तो विशेष पद की बात, विशेष जो सबसे श्रेष्ठ माना गया, तो यहाँ स्त्री को ही वहां श्रेष्ठ मान रहे हैं तो विशेष हो जाएगा। खलवत्र इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, खलवत्र में संधि विच्छेद कौन सी है? इसकी संधि विच्छेद करना है, तो आपको अभी बताया था शायद, तो आपको याद भी होगा। खलु प्लस अत्र खलवत्र,
कौन सी संधि है तो बताने की जरूरत नहीं है, यण संधि है। सूत्र की बात करें तो सूत्र को भी बताने की जरूरत नहीं है, एको यणची है। क्या है? एको यणची है। बात करें इसकी तो यहाँ पर ई के स्थान पर देखो, ई के स्थान पर या और ऊ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला होगा। ठीक है ना, तो ला हो जाएगा। तो यहाँ देखो खल, क्या होगा? खल, वाह, ऊ के स्थान पर वाह और अत्र, अत्र होगा, जोड़ दीजिए, खलवत्र हो गया, खलवत्र, सीधा सीधा है। तो यण संधि हो जाएगी। संधि विच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखें, इसी के क्रम में देखेंगे हम, इसका आंसर देख लें, खलु प्लस अत्र हो जाएगा। निर्देश के अनुसार चल रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसके पूरा हमने अनुवाद भाग 3 कंप्लीट किया है। यहाँ पर कोई अगर समस्या जा रही हो तो आप हमें क्या करें, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे। आप सोचें कि एक ही बार में सारी चीज़ें मिल जाए तो ये असंभव है। एक बार में नहीं आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। अब एक बात ध्यान रखें कि आपको ये भी चिंता की बात नहीं करना है कि आप किसी भी माध्यम के हों, चाहे आप हिंदी CBSE हिंदी मीडियम हो, चाहे CBSE आप इंग्लिश मीडियम हो, आप किसी भी माध्यम से हो। बस आप लोगों को क्या, यूपी, बिहार बोर्ड, भोपाल बोर्ड, कहीं से भी हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से, बस आप तो जाएँ। आपके इंद्रजाल का इतना माया जाल फैला हुआ है, इंद्रजाल समझ रहे हैं ना, इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं पर भी बैठे हो, विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, संसार में कहीं पर भी बैठे हो, आज तो बस आपको क्या करना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम और अपना यूट्यूब कहीं पर डालें कि मैग्नेट ब्रेन्स, इतना डालना है आपको और आपके समक्ष हम लोग उपस्थित हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात बता दूं, और इससे भी डरने की बात नहीं है, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 100%। यहाँ पर योग्य शिक्षकों के द्वारा उच्च क्वालिटी की शिक्षा आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। ये हम लोगों का उद्देश्य है कि नगर नगर और ग्राम ग्राम में हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और बस आप एक ध्यान रखना है कि लाइक, शेयर, कमेंट करते रहेंगे और बेल आइकन को दबाते रहेंगे तो नई अपडेट आपके पास पहुंचती रहेगी। और अगर नोट्स आप लोगों को चाहिए हो तो आप लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे और हमसे संपर्क करें तो आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ, हम आपके साथ, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।